Hello students, I hope all of you are fit and fine. So I think first I should say just take care of yourself. After that to continue your study. Like we are just sharing always the videos of the classes with you so that you can continue your classes and your burden can be so we can just you can say reduce some of your burden. So from today student, I think one more thing I'm going to do here. After 1 year I think I'm going to do it. I will change my mode of just teaching here, and mode of language I will just change here. So some of the things I will just discuss here also in Hindi here. सो जैसे कि आई थिंक कुछ कम्युनिकेशन गैप आई थिंक हो रहा है. सो फॉर दैट स्टूडेंट आई थिंक इफ़ यू आर नॉट फीलिंग कम्युनिकेशन विद मी देन यू कैन ऑल्सो से दैट टू मी. सो यार आई थिंक बिफोर इट हम ऑलरेडी पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि कभी भी हमारे पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई आपके पास चार्ज पार्टिकल है, देन वो चार्ज पार्टिकल अगर किसी वेलोसिटी के साथ एंटर कर रहा है, देन कितना फोर्स चार्ज पार्टिकल फील करेगा जब कभी भी वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, क्या डायरेक्शन होगी, किस काइंड का वो मोशन करेगा अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करना स्टार्ट किया, मैग्नेटिक फील्ड में कुछ वर्क डन हो रहा है, कुछ फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, देन ऑब्वियसली फोर्स अगर किसी भी बॉडी के ऊपर लगे देन स्टेट ऑफ मोशन, ऑलरेडी चार्ज इज इन स्टेट ऑफ मोशन, सो स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रही है तो उसका जो वे ऑफ मोशन है वो भी चेंज हो जाता है. एंड वी हैव सीन दैट कि हमारे पास हेलिकल मोशन है, सर्कुलर मोशन है, स्ट्रेट मोशन है. सो क्या कंडीशंस है उसके लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया कि अगर हम किसी चार्ज कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, सो ये देखा गया कि वो चार्ज कंडक्टर क्या होती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है. तो रीजन इज द सेम कि चार्ज कंडक्टर में जो चार्जेस हैं हमारे वो जहाँ पे हमने एक चार्ज की बात की थी कि वन चार्ज है वो मूवमेंट में है, यानी कि कहीं पे करंट फ्लो कर रही है. सो चार्ज कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रही है, करंट कैरिंग कंडक्टर वी आर कॉलिंग दैट. सो अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, देन वो करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है जिस भी आप वे में उसे रखें. लाइक हमने ये देखा कि अगर हम पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं तो उसके डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो रही है. सो आई मीन्स दैट कि जब कभी भी किसी चार्ज कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, देन उस कंडक्टर पे एक फोर्स एक्ट करता है जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से करता है. सो उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है ये हमने कैलकुलेट किया, IBL साइन थीटा. एंड उसके बाद भी हमने बहुत सारी कंडीशंस देखी कि कब हमारा कंडक्टर जो है वो किसी काइंड की फोर्स को फील करेगा एंड कब वो फोर्स नहीं फील करेगा, किस टाइम फोर्स मैक्सिमम होगा. सो इस काइंड की कंडीशंस हमने कंडक्टर में भी देखी और रीजन भी देखा. सो अगेन हियर वन मोर टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्स ऑल्सो. सो अभी तक आई थिंक 4-5 डेज से, लास्ट 4-5 डेज से हमसे फोर्स जो कि कोई भी चार्ज पार्टिकल करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा जब कभी भी हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, एंड क्या उसका एप्लीकेशन है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, लाइक साइक्लोट्रॉन है, सिंक्रोट्रॉन, such kind of examples we are using means accelerator through which we can accelerate any particle. हम किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को इतना इंक्रीज कर सकते हैं कि उस पार्टिकल को अगर हम किसी अदर मेटल पे बम्बार्ड कराएं तो उस मेटल को हम 2 या 2 से अधिक पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं. एंड इस प्रोसेस में ह्यूज अमाउंट में एनर्जी मिलती है, हमें बहुत सारे नए पार्टिकल मिलते हैं, नए एटम्स मिलते हैं. सो नए एटम को सिंथेसाइज कर सकते हैं, पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करा सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करा सकते हैं. तो ये सारे एग्जांपल्स थे हमारे जो कि एप्लीकेशन था आपका जो मैग्नेटिक फोर्स हमने पढ़ा हुआ था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल या कंडक्टर है जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं. क्लियर. एंड हियर टुडे वी विल स्टार्ट टू डिस्कस फॉर द फोर्सेस बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स. मीन्स अभी तक हमारे पास क्या था कि सिर्फ एक कंडक्टर था जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा. अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास 2 करंट कैरिंग कंडक्टर है, दोनों को हमने पैरेलल रखा या एंटी पैरेलल. आई विल टेल यू व्हाट इज पैरेलल, एंटी पैरेलल हियर. सो सिंपल इन वन वर्ड, हमारे पास 2 कंडक्टर है, दोनों में कोई करंट फ्लो कर रही है एंड उनको हमने क्या किया कि पैरेलल किसी भी स्पेस में कुछ ऐसे अरेंज कर दिया. मीन्स अगर हमारे पास एक कंडक्टर AB है यहाँ पे एंड सेकेंड कंडक्टर CD है, देन इन दोनों कंडक्टर्स को कुछ इस तरीके से पैरेलल अरेंज कर दिया एंड कुछ करंट यहाँ I1 फ्लो कर रही है, इस कंडक्टर में I2 करंट फ्लो कर रही है. अब इन्हें हम पैरेलल कब कहेंगे और एंटी पैरेलल कब कहेंगे,
पैरेलली तब होंगे कंडक्टर्स जब करंट की डायरेक्शंस दोनों में सेम होगी. मीन्स इफ यू कैन सी द करंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन इन बोथ ऑफ द कंडक्टर्स हियर. सो दिस इज द पैरेलल केस. एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ इज अपोजिट टू ईच अदर, मीन्स एक कंडक्टर में डायरेक्शन ये, सेकेंड कंडक्टर में डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाए, देन उस केस में ये एंटी पैरेलल केस होगा. क्लियर. सो इस केस में भी हमने देखा है कि जो ये आपके पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, बट फिर भी ये डिफ्लेक्शन फील कर रहे हैं. जस्ट लाइक द सेम ये फोर्स फील कर रहे हैं जैसे हमने अभी करंट, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा. सो वो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से कुछ फोर्स फील कर रहा था, जिससे वो डिफ्लेक्ट हो रहा था अपने पाथ से, या फिर किसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा था उसमें. यहाँ पे हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, ओनली हमारे पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसको हमने पैरेलल रखा है. तो हमने ये देखा कि इस पे भी एक फोर्स एक्ट करता है. सो लेट्स सी हाउ द फोर्स इज बिल्ड अप इन दिस केस, कैसे फोर्स प्रोड्यूस होता है एंड कहाँ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी. ओके. सो फॉर दिस केस लेट्स अंडरस्टैंड द केस फर्स्ट, जबकि करंट की डायरेक्शन दोनों में सेम है. क्लियर. सो आपको पता है कि जब कभी भी कहीं पे भी करंट फ्लो करना स्टार्ट करें, मीन चार्जेस फ्लो कर रहे हो, सो ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, ड्यू टू करंट, वो अपने आसपास के रीजन पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है. लाइक हम ओरस्ट के एक्सपेरिमेंट से ये स्टार्टिंग से स्टडी कर रहे हैं कि जब कभी भी कहीं पे भी करंट फ्लो करती है, स्टेडी और वेरिएबल वॉट एवर करंट इज फ्लोइंग, फॉर दैट केस वी हैव ऑलवेज अ मैग्नेटिक फील्ड. दैट वाज द experiment that is done by the Biot-Savart, that is done by the Ampere, that is done by the Oersted. So we have seen the case which kind of magnetic field is present there. We have calculated the magnetic field due to a lot of current carrying conductors that we had, like we have circular loops, we have a straight line. For all that cases we have calculated it. So here it means that if you will forget this second one wire here, then फर्स्ट वायर ए बी की वजह से, दिस इज स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, एंड स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी भी डिस्टेंस, सपोज एट दिस डिस्टेंस दैट इज आर डिस्टेंस फ्रॉम हियर, सो इस डिस्टेंस पे किसी भी वायर की, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ न कुछ मिलेगी. और हमें पता है पहले से कि मैग्नेटिक फील्ड, सपोज B1 मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है इस फर्स्ट वायर की वजह से जिसमें करंट I1 फ्लो कर रही है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, μ0 upon 2 pi this distance r into current that is flowing here. So this is the value of the magnetic field that is produced due to straight current carrying conductor at a distance r from the axis of this. Clear? So ये एक particular case था हमारा, जब कभी भी हमारा point जो है वो कंडक्टर के मिडल पोर्शन के काफी पास में हो. सेकेंड थिंग, कंडक्टर की जो लेंथ है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है. सो हियर ऑल्सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द लेंथ, लेटर वी कैन टॉक ऑल्सो, बट हियर वी आर टेकिंग दैट केस की जो भी लेंथ है कंडक्टर की वो इस डिस्टेंस के कंपेरेटिवली इतनी ज्यादा लार्ज है कि हम उसे इनफाइनाइट लेंथ की तरह ट्रीट कर सकते हैं. देन फॉर दैट केस वी कैन राइट दिस वन फॉर्मूला. दिस इज द स्पेशल केस फॉर द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. क्लियर आई थिंक. सो इट मीन्स दैट कि जो फर्स्ट हमारे पास वायर ए बी है, इस वायर में I1 करंट फ्लो कर रही है, इस करंट की वजह से R डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा. मीन्स एवरी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें कुछ न कुछ मिलेगी. सो उस मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम डायरेक्शंस देखें तो ऑब्वियसली फॉर दिस वन वी कैन जस्ट फाइंड आउट द डायरेक्शन बाय स्क्रू रूल इजली. So for that case, if you will see this one, then magnetic field is in outward direction here. Means this is the direction of the magnetic field here, that is outward and perpendicular here. Clear, I think. Now this is magnetic field that is created due to here. So second वाले वायर CD वायर के लिए, अब ये वायर जहाँ पे I2 करंट फ्लो कर रही है, इस वायर को ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि हमने एक B1 मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है. सो दिस इज द सेम केस एज वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे, दैट कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है, जिस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, IBL sin थीटा. सो इट मीन्स कि इस B1 मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से
ये CD वायर जो जिसमें I2 करंट फ्लो कर रही है, करंट कैरिंग वायर, ये क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लॉरेंस फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एंड उसकी डायरेक्शन जो होती है एज जो करंट कैरिंग कॉइल है इसकी डायरेक्शन के जस्ट परपेंडिकुलर है, देन फोर्स की भी डायरेक्शन हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं. मीन्स इफ यू विल टेक द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मीन्स this rule, if you will see, this is the direction of current, this is direction of magnetic field, and this is direction of the force here. So the here direction of force, that is, you can say like this is direction of magnetic field, this is direction of here current. So the direction of force that should be here in inward direction, that is perpendicular to both of them. So it means that कि एक force इस wire CD के ऊपर वर्क करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड हियर. सो दैट आई वाज टेलिंग यू हियर, पहले से हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, बट हमारे पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर है जो एक दूसरे पर मैग्नेटिक फील्ड इम्पोज करेंगे. मीन्स ऑटोमेटिक यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही वायर एक दूसरे की प्रेजेंस की वजह से फील करेंगे, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड दे विल फील एडिशनल फोर्स, एंड due to that they will start to repel or attract each other. So this is a special property of the wires that we are seeing here. So in this case it means that कि force यहाँ पे act करेगा जिसकी direction क्या होगी, inward होगी, जो कि F2 होगी. सेम यही केस अगर आप फर्स्ट CD वायर को देखें जहाँ पे I2 करंट पहले से फ्लो कर रही है, देन इस वायर की वजह से भी ये करंट कैरिंग वायर है जो क्या करेगा कि अपनी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. यानी हम इस वायर की वजह से इस वायर पर भी क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं किसी ऐसे पॉइंट पे जो कि r डिस्टेंस पे हो. सो उसके लिए अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखी, सपोज B2 इज मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट कैन बी रिटन एज μ0 I2 करंट फ्लो की वजह से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नहीं होगी. क्लियर आई थिंक. So here it means that at this point this will also feel a magnetic field, and you know that जब कभी भी कोई करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड फील करेगा, then obviously मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट रहने के लिए उस पर कुछ फोर्स लगेगा, कुछ वर्क डन करना है, एंड फोर्स की वैल्यू हम कैलकुलेट पहले भी कर चुके हैं. जस्ट लाइक द सेम केस इट मीन्स इफ यू विल सी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो इस पॉइंट पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ड्यू टू दिस वायर, एज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, देन it is also in outward direction, and this is perpendicular to this current element here. So it means magnetic field is perpendicular to this one. So this is our B2 magnetic field here that is present. This is perpendicular to this thing. Clear? And now अगर मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है कहीं पे और करंट कैरिंग कॉइल को हम उस मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, देन पता है एक फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा. देन उस फोर्स की वैल्यू को जस्ट लाइक द सेम वी कैन कैलकुलेट, एंड वी कैन सी द डायरेक्शन बाय यूजिंग पॉम रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. सो बाय यूजिंग दैट यू कैन सी दैट अ फोर्स दैट इज एक्टिंग in inward direction or towards this wire, and that is suppose that is F1 force. So it means that यहाँ पे एक अपोजिट फोर्स, पेयर ऑफ फोर्स दैट जो कि अपोजिट डायरेक्शन पे है वो वर्क कर रहे हैं F1 एंड F2. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2. एंड वन मोर थिंग यू कैन सी क्लियरली बाय दिस डिस्कशन दैट अगर कहीं पे दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं जो दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, कहीं उनमें करंट I1 एंड I2 फ्लो कर रही है, देन ड्यू टू दैट करंट दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, and if current is flowing in same direction, then this current is approaching to each other. It means, sorry, this force is approaching to each other, means these two wires attract each other. So जब कभी सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी तो इन वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. एंड इफ सपोज हियर इन दिस केस द डायरेक्शन इज इन दिस डायरेक्शन, मीन्स करंट जो दोनों वायर्स में फ्लो कर रही है उनकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, ये वायर्स एंटी पैरेलल हैं, देन उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड नहीं होके इनवर्ड हो जाएगी. सो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शनल है, देन उस केस में जो लॉरेंस फोर्स इट विल फील, वो लॉरेंस फोर्स क्या होगा, आउटसाइड होगा. क्लियर? एंड ऑल्सो हियर ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड एज इट्स डायरेक्शन इज चेंज नाउ, सो इस मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन जो हमारी होगी वो इनवर्ड होगी यहाँ पे. तो दिस इज B1
and due to that the force that will be outward direction, that you can simply see by using the concept that we have discussed before. So it means that ये दोनों फोर्स एक दूसरे को रिपल कर वायर्स एक दूसरे को रिपल करना स्टार्ट करेंगे. सो जब कभी भी वायर करंट की डायरेक्शन अपोजिट है वायर्स में, देन दैट टाइम these two wires will repel each other, and same for the same direction they will attract each other. So I think students, first the conditions that we have discussed up to now, that is now clear कि किस तरीके से यहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दो वायर्स जो पैरेलल हैं किस तरीके से अट्रैक्ट या रिपल कर रहे हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2 हियर. सो फॉर दैट केस as I think there is no need to draw it again. If I will need, then I will draw that. So here due to the presence of V1 magnetic field, the second wire experienced a force that is F2 here. If these are two wires here that we have taken, this is AB, this is CD. So this is I2 current that is flowing, this is I1 current, and due to that force F2 is acting on this, force F1 is acting on this distance is R. This thing we have taken. So as due to the presence of magnetic field V1 here, it is experiencing force F2, and the value of F2 will be equal to I, and this is L cross V1. L, where L is the length of conductor. Suppose length of this conductor that we have taken for the calculation of force, that is small l here. So both of the conductors are of same length here. We can just expand it. That will be I2 of L B1 sin theta. And here as you can see the direction angle between line element, means this current element, and magnetic field, that is perpendicular to each other. So it means that the angle theta that will be 90 degree. And now we can solve it. This is I2L B1. Let's put the value of B1 here. So value of B1 if you will put, then this will be equal to mu 0 I1 I2 into L divided by 2 pi of R. So this is the value of force that is experienced by this wire CD due to presence of this wire AB parallel to it. Similarly, we can calculate what will be the force F1 that is experienced by this AB wire due to the presence of this CD wire in which I2 current is flowing. So let's calculate by the same method that we have used here. So for this one, F1 can be written as I1 L cross B2 here. Means the force experienced by it here, the magnetic field that was generated, that is B2. Length of this one we have taken as L here. So we can write down this one as I1 current is flowing in it. So for that particular case, you can just expand it. This is you can find out the magnitude of this one. So as magnitude of this one is I1 L B2 sine of theta. And as again magnetic field is perpendicular to this line element, then theta is 90 degree. So we can directly put it, and if you will solve, this is I1 L of V2. So here one force, that is F1, is equal to this one. Now we can put the value of B2 here. So that is I1, if you will put directly, I can write it. This is mu 0 I1 I2 upon 2 pi R, that is L. So as value of B2 is mu 0 I2 upon 2 pi R. Clear, I think. Now from these two calculation, आप ये देख सकते हैं कि दोनों फोर्स एक्सपीरियंस हो रहे हैं इन दोनों वायर्स पे F1 एंड F2. दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. मीन्स यू कैन सिंपली से दैट दोनों फोर्स एक्शन एंड रिएक्शन पेयर फॉर्म कर रहे हैं. मीन्स इक्वल फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या इक्वल फोर्स से वो एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं. यानी कभी भी हम किसी दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर को
एक दूसरे के सॉरी दो करंट कैरिंग वायर को एक दूसरे के पैरेलल रख दें, then for that parallel wire they will attract or repel each other with equal amount of forces. This is the just like the condition as हम किसी भी दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को देखें, सो वन मास किसी सेकंड मास पे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है उतना ही सेकंड मास फर्स्ट मास पे भी अप्लाई करता है. सो दिस इज द जस्ट लाइक केस देयर आल्सो एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर द फोर्सेज दैट इज फॉर्मिंग. So in the same way here one action reaction pair of forces that is also forming, and as you know that according to the direction of current they are attracting or repelling each other. So here direction that is dependent. So I think that is now clear. So you can see that simply F1 that is equal in magnitude as F2, but that is opposite in direction of always, means they are always forming action and reaction pair here. So students, I think the first this topic is now clear, that what will be the forces between parallel current carrying conductors if we have. सो इस टॉपिक के बाद स्टूडेंट्स आई थिंक बेसिकली हम 4-5 डेज से बहुत सारा ऐसे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं जो कि फोर्स रिलेटेड हैं. मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, तो पैरेलल कंडक्टर हैं, तो किस काइंड का फोर्स वो एक्सपीरियंस करेंगे, क्या डायरेक्शन होगी, क्या वैल्यू होगी फोर्स की. आई थिंक दैट इज नॉट क्लियर. एंड इन दिस वन मोर थिंग शुड बी क्लियर. We can define one quantity, that is force per unit length here. If we suppose we don't know what is the length of the conductor that we have, so the force experienced by both of the wire, that can be denoted by force that is experiencing by unit length here. So that is equal to, you can directly see that by the formula, this is mu 0 I1 I2 upon 2 pi r. So basically हम न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला ज़्यादातर यूज़ करते हैं where we don't know the length of the conductor, and suppose you have infinitely long conductor, then for that case how can you calculate what is the force that is experienced by both of them. So I think that is now clear. So let's see actually now one more numerical on this. So numerical manually I will just tell you here, I am not going to read it. So हमारे पास एक वायर है, स्ट्रेट वायर, in which we have 10 एम्पियर करेंट इस वायर फर्स्ट वायर में हमारे पास है. एंड सपोज दैट दिस वायर इज ए बी, एंड एक सर्कुलर लूप है हमारे पास, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, जहाँ पे जो करंट की वैल्यू है जो फ्लो कर रही है, सपोज यहाँ I1 करंट फ्लो कर रही है एंड इस वायर में I2 करंट फ्लो कर रही है. इस I2 की वैल्यू गिवन है 6 एम्पियर. तो 6 एम्पियर की करंट यहाँ फ्लो कर रही है एंड 10 एम्पियर की करंट इस वायर में फ्लो कर रही है. And this wire is at a distance of 2 centimeter, and the side of this square loop is 3 centimeter. So this is given for our question. Now we have to find out what will be the magnetic force that is experienced by this square loop here. So suppose square loop हमने एक नाम दे दिया P, Q, R and S. सो इस स्क्वायर लूप जो PQRS है, ये इस स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर की प्रेजेंस की वजह से कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है. क्लियर आई थिंक. नाउ लेट्स कैलकुलेट इट बाय यूजिंग द सेम कंसेप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड बिफोर. सो फॉर दैट केस फर्स्ट वी कैन जस्ट डिवाइड द वायर इनटू 4 पार्ट, लाइक one wire PQ in which you can divide. So if you will see this AB and PQ, then both are looking parallel to each other, and also the direction of current is in same direction. Second wire QR wire, अगर इस वायर के लिए आप देखें तो ये वायर क्या है, जस्ट परपेंडिकुलर टू दिस वायर AB है. एंड इसी तरह थर्ड वायर RS, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट हियर बट दे आर पैरेलल टू ईच अदर. एंड फॉर द SP, the current that is in this direction and this is perpendicular to each other. Now let's see what is the force experienced by each section here. So we can divide our whole of the loop in 4 part and we can calculate what is the force experienced by them individually. After that we can add them. Clear? So first I am going to take for the side here PQ. So what is the force experienced by the side PQ? So as just now we have calculated, if any two wire are parallel to each other and direction of current is same,
then what kind of force is experienced by that. So as force given here, one more thing, force per unit length I am going to take because we don't know the length of this one wire. Clear, I think. So this is this can be calculated as F is equal to mu 0 I1 I2 upon 2 pi r. So as you know that mu 0 has value that is 4 pi into 10 power minus 7. I1 is 10 ampere. I2 is given that is 6 ampere, and 2 pi into r. This distance that is between these two is 2 centimeter. So let's convert it into meter here. 2 into 10 power minus 2. Clear? Now we can solve it. This is cancelled out and this 4 will be cancelled out, and finally we can see this is 6 here, this is 3, means 6 into 10 to the power minus 4 Newton per meter. So this force is experienced by the first side PQ here. So let's just write this side force here. This is 6 into 10 to the power minus 4 Newton per meter. Clear? इसी तरह हम सेकेंड वायर अगर आर क्यू की बात करें, देन इस वायर में फर्स्ट हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि कभी भी कोई दो वायर है उनकी प्रेजेंस से कितना फोर्स ये वायर एक्सपीरियंस करेगा. सो इफ हम फर्स्ट अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें तो इस वायर जो हमारा ए बी वायर है, इस वायर की वजह से इस पे भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, सपोज B1 मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड देयर. सो ड्यू टू दैट B1 मैग्नेटिक फील्ड दिस वायर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, and the value of force is given by I L cross B. and अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड है एंड परपेंडिकुलर है इस वाले वायर के. सो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड अगर इस वायर के परपेंडिकुलर है देन इस वायर की क्या होगा, पैरेलल होगा. सो फॉर दैट केस द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0. And if you will expand it, then this is IBL sin theta, and sin 0 is 0. It means that यहाँ पे जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये वायर वो हमारा क्या होगा, 0 होगा. सो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू 0. सिमिलरली इफ यू कैन फाइंड magnetic force here for the SP, this is also perpendicular, then there also force will be 0. So it means that force is 0 also here. Now let's find what will be the value of magnetic field at this point. So for this wire that is AB and RS, we can utilize the same formula, force per unit length here. But one more thing, as here these two are attracting and these two are repelling each other, then when you will take the sum of two forces, then you should take their subtraction, not their addition. So later we will just discuss that. First let's find out what will be the value of force here. So value of force is given by the same, magnitude is same, mu 0 I1 I2 upon R. And now if you will see R here, that is 2 centimeter plus 3 centimeter. This is all the distance between them. So total 5 centimeter distance we have. So then 2 pi R, 2 pi into R, that is 5 centimeter. So values put that is 4 pi into 10 power minus 7. I1 की वैल्यू हमारे पास 10 एम्पियर है, I2 6 एम्पियर, एंड देन दिस इज 2 पाई, दिस इज 5 इंटू 10 पावर माइनस 2. सो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व कर दें देन दिस इज पाई, दिस इज कैंसल्ड आउट, दिस इज 2 टाइम्स, दिस इज 12 here. So 12 upon 5 or you can just divide it by 2 also. So whole of this is 24 into 10 to the power, this is minus 5, or you can write it this will be equal to 2.4 into 10 to the power minus 4 here. Clear, I think. So this is the value of force that is experienced by this one wire. So this is obtained to be 2.4 into 10 to the power minus 4 Newton per meter. Clear? So अब हमने क्या किया कि सभी वायर्स की वजह से जितने भी साइड्स थे इस स्क्वायर लूप के, इंडिविजुअली फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. अब हम क्या करें, अगर हम इसका समेशन ले सारे फोर्सेस का, एंड वन मोर थिंग हियर,
अगर आपको कभी भी फील्ड का या किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का समीशन लेना है, मीन्स यू हैव टू ऑल्सो कंसीडर इट्स डायरेक्शंस हियर. सो अगर फोर्स की डायरेक्शन देखें तो इधर अगर फोर्स की डायरेक्शन जस्ट दिस साइड है, यानी इस साइड, देन फॉर दिस केस इट विल बी इन अपोजिट साइड. सो यहाँ पे अगर फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, देन वी हैव टू टेक द सब्सट्रैक्शन हियर. वी हैव टू टेक फोर्सेज इन वन डायरेक्शन ओनली. सो ओवरऑल फोर्स दैट विल बी इक्वल टू F1 plus F2 plus F3 plus F4. And in magnitude if we will talk, so for the magnitude, F1 is 6 into 10 to the power minus 4, F2 is 0, F3 is, as its direction is opposite to this one, so this will be minus of 2.4 into 10 to the power minus 4, and last one is also 0. It should be minus, but it is 0. Clear? As its direction is also opposite to this one. So let's just subtract it, and after subtraction you can see this is equal to 3.6 into 10 to the power minus 4 Newton per meter. So this is our final answer for the force per unit length that is experienced by this wire or this square loop here. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आप सब लोग ये फोर्सेस की वैल्यू फाइंड आउट करने में एबल हैं फॉर द एनी केस दैट वी हैव डिस्कस्ड अप टू नाउ, and number of cases we have discussed, number of formula for the forces we have discussed, that is all clear. So if you find this class is helpful for you, just then message me also after seeing this one. So in next class we will discuss just like the same case we have discussed for the electric dipole, कि किसी भी डायपोल को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, देन वो क्या करता है, एक टॉर्क फील करता है, यानी वो टॉर्क डायपोल को मूव कराने का वर्क करती है. सेम इसी तरीके से अगर हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, देन इन मैग्नेटिक फील्ड वो कंडक्टर एक टॉर्क फील करती है एंड जो उसको रोटेट कराने का काम करती है. सो जस्ट लाइक द केस की मैग्नेटिक फील्ड में हम करंट कैरिंग कंडक्टर रख रहे थे, वहाँ डिफ्लेक्शन हो रहा था. सो अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है तो रोटेशन हो रहा होगा, तो कितना रोटेशन हो रहा है, कितनी वैल्यू है टॉर्क की, एंड वेयर वी कैन यूटिलाइज दिस कंसेप्ट, वी विल सी दैट लेटर. So just let's end the class here today. Thank you, students.